हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किन किन विधियों से हल किया जा सकता है। हमने यह जाना कि उन्हें आलेखीय विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। आज हम लोग उन्हीं में से एक विधि आलेखीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। तो हम लोग यह जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो जनरल टर्म होता है, व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, वह ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के रूप का होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये ऐसे हो सकता है 5x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर और दूसरा एक तो ये समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो सकता है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह के समीकरण को हम लोग, समीकरण युग्म को हम लोग आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो हमारे सामने तीन स्थितियां उत्पन्न होती है। रैखिक समीकरण युग्म का हल उनके दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाओं के कॉमन पॉइंट्स यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं द्वारा प्राप्त होती है। यानी जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो हल प्राप्त होता है। अगर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है तो हल प्राप्त नहीं होगा। यदि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हो यानी प्रत्येक बिंदु उसका हल होता है। अतः ग्राफ की विभिन्न स्थितियों के अनुसार इनके हल के अस्तित्व की भी तीन संभावनाएं हैं। तो पहली संभावना ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी रेखाओं की जो स्थितियां होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। पहला स्थिति ये उत्पन्न होगा, और जब यह प्रतिच्छेदी होंगी तो वैसी स्थिति में जो समीकरण युग्म होगा और उसको हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। उसे हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे, और उस अविरोधी समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हमने ग्राफ लिया, यह आपका x, x डैश, y और y डैश है, और हमने पहले समीकरण मान लीजिए 5x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। हमने इसको जब सॉल्व किया, सॉल्व करना हम आगे बताएंगे, तो हमें एक इस तरह से रेखा प्राप्त हुई, और जब इसको हल किए तो एक रेखा हमको ऐसे प्राप्त हुई। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर रही हैं वही बिंदु इस रैखिक युग्म का हल होगा। तो इस तरह के जो समीकरण युग्म रहते हैं उनको हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। अब दूसरी स्थिति आती है। एक तो ये पहली स्थिति ऐसी हुई, दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जब हम पहले समीकरण को हल करें तो एक रेखा प्राप्त हो, जब दूसरे को भी हम हल करते हैं तो हमें एक और रेखा प्राप्त होती है जो ठीक इसी के ऊपर ही होती है, मतलब समपाती होती है। अर्थात प्रत्येक बिंदु इसका हल होता है, हर एक बिंदु पर इसका हल है। यानी वैसे समीकरण युग्म को हम लोग आश्रित समीकरण युग्म या फिर संगत समीकरण युग्म कहते हैं, और वैसे समीकरण युग्म का अनगिनत हल होता है यानी अनेक हल होता है, अपरिमित हल होता है। तो ये दूसरी स्थिति रही। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि यदि ग्राफ में रेखाओं की स्थिति समांतर हो, यानी इसको हम लोग ऐसे समझ लें, एक हमको ऐसे रेखा प्राप्त हुई, दूसरी हमें ऐसे प्राप्त हुई।
दोनों के बीच की दूरी समान है, यानी अनंत दूरी तक आगे या पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसका मतलब ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग असंगत समीकरण युग्म कहेंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है किसी बिंदु पर, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो हम लोग यह समझ लिए कि यदि हम ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे तो तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। एक, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका एक हल होगा और वैसे समीकरण युग्म को हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। दूसरी स्थिति यह उत्पन्न हो सकती है कि वे रेखाएं समपाती हो, यानी एक के ऊपर दूसरा रेखा, तो वैसे समीकरण युग्म को हम लोग आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे और उसके अनगिनत हल होंगे। और तीसरा स्थिति यह हो सकता है कि रेखाएं समांतर होंगी, यानी उसका कोई हल नहीं होगा और वैसे समीकरण युग्म को हम लोग असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। परीक्षा में कई बार यह क्वेश्चन आता है कि अविरोधी समीकरण युग्म का कितना हल होता है, तो हम बोलेंगे कि अद्वितीय हल होता है या फिर एक हल होता है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि यदि ग्राफ समपाती हो, यानी ग्राफ के अंदर जो दोनों रेखाएं होती है वो समपाती हो, तो वैसी स्थिति में कितने हल होंगे, तो अगर समपाती होगा तो अनेकों हल होगा। अब हम लोग चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम ग्राफीय विधि से एक समीकरण युग्म को हल करते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। 2x + 3y + 5 = 0, 3x - 2y - 12 = 0। इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले ये 2x + 3y + 5 = 0, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तथा 3x - 2y - 12 = 0, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से ये जो समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर हम लिख सकते हैं कि 2x = इन दोनों को हम बाएं तरफ दाहिने तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3y - 5। देयरफॉर x = हो जाएगा -3y - 5/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 का मान सारणी बनाने पर हम लोग समीकरण 1 का, यानी ये जो समीकरण 1 है उसी से ये प्राप्त हुआ है, x = -3y - 5/2, इसका एक मान सारणी हम लोग बनाते हैं। कम से कम हमें 2 मान ज्ञात करने होंगे, लेकिन हम लोग 3 मान को ज्ञात करेंगे। 3 मान इसलिए कि 2 मान अगर गलत भी कोई निकल जाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर 3 मान निकालते हैं और कहीं कोई गलती होती है तो एक सीधी रेखा कभी प्राप्त नहीं होगी। तो हमें समझ में आ जाए कि हमने जो मान ज्ञात किया है वह गलत है, इसलिए कम से कम हम लोग 3 मान ज्ञात करेंगे। अब हम लोग ये जो समीकरण दिया है x = -3y - 5/2, इसमें y के जगह अगर हम लोग 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -5/2 जो कि एक परिमेय संख्या है, ये कहिए कि भिन्न के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोई पूर्णांक मान ज्ञात करने का ही प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग जब y के जगह y बराबर अगर हम लोग
1 लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो -3 ही रहेगा, तो -3 -5/2 यानी क्या प्राप्त होगा, -8/2 यानी -4 प्राप्त होगा। यानी जब हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा -4। जब y के जगह हम लोग अगर 3 रखते हैं, अगर y के जगह हम लोग 3 रखते हैं, जब y, ये सब काम हम लोग रफ में कर सकते हैं या फिर यहीं पर भी, यहाँ पर भी किया करके दिखाया जा सकता है। जब y बराबर 3 तो x बराबर, तो y के जगह जब हम 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, -9 और -5 कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग -3 कर देते हैं। अगर -3 करेंगे तो -3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा और -5/2, तो 9 में से 5 घटेगा 4/2 यानी 2। यानी y के जगह जब हम -3 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2। अब हम लोग कोई और मान रख लेते हैं। जब y के जगह -1 रखते हैं, अगर y के जगह -1 रखेंगे तो -1 में -3 से मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा 3 -5/2, 3 में से 5 घटाएंगे -2/2 यानी -1 आएगा। यानी जब हम y के जगह -1 रख रहे हैं तो x का मान भी -1 प्राप्त हो रहा है। यह कार्य आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, चाहे तो आप इसको रफ में कर सकते हैं। अब हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं, इसी तरह का एक मान सारणी प्राप्त करेंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 3x - 2y - 12 = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x = 2y + 12 लिखा जा सकता है। देयरफॉर x = 2y + 12/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका भी मान सारणी तैयार करेंगे। अब समीकरण 2 का मान सारणी बनाने पर, अब इसका भी एक मान सारणी हम तैयार कर लेते हैं। x, y और 3 वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब y का वैल्यू हम अगर 0 रखते हैं, y के जगह 0 रखते हैं, जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो 12/3 यानी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12/3 यानी 4। तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4। दूसरा ये हो सकता है, अगर y के जगह हम लोग -3 को रखते हैं, y के जगह अगर -3 रखते हैं तो हमें यही कोशिश करना है कि हमें एक पूर्णांक मान निकले, जिससे कि हमें ग्राफ पर बनाने में आसानी होगा, आलेख खींचने में। हालांकि जो पूर्णांक मान नहीं भी होता है उसको भी बनाया जा सकता है। तो x = क्या हो जाएगा, अगर y के जगह -3 रखते हैं तो ये हो जाएगा -6 + 12/3, 6/3 हो जाएगा यानी 2। यानी जब हम y का मान -3 रख रहे हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि
y के जगह 3 रखते हैं। जब y के जगह हम 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 + 12/3, तो 12 × 6 = 18/3, 3 से 18 में भाग करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। यानी y का मान जब 3 होगा तो x का मान होगा 6। तो इस प्रकार हमें दोनों समीकरणों का मान सारणी प्राप्त हो गया। अब हम एक आलेख खींचेंगे। यह जो आलेख खींचा जाएगा वह ग्राफ पेपर पर खींचा जाएगा। ग्राफ पेपर जो होता है उस पर आपको इसको बनाना है। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ग्राफ पेपर पर हमें इस तरह से आलेख बनाना है, खींचना है। जो मोटी लाइन होती है बीच से हम एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, दूसरी लाइन ऐसे लेंगे। उसके बाद 10 छोटे छोटे वर्ग के बाद एक मोटा लाइन होता है, उसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, 1 इकाई मान लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ता है तो 5 छोटे वर्ग को भी 1 इकाई मान लेते हैं, लेकिन अमूमन जो 10 छोटे वर्ग होते हैं उन्हीं को हम लोग 1 इकाई मानेंगे। यह आपका मूल बिंदु हो गया 0, और इसको x बोलते हैं, x डैश, ऊपर वाले को y और इसे y डैश। मूल बिंदु से दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती है, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक संख्याएं होती है और नीचे ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो यहाँ से समान दूरी पर हम लोग 1 इकाई, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखेंगे कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है निश्चित रूप में इसमें आ जाना चाहिए। और इधर हम लोग ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से हम लोग अंकित कर लेंगे। उसके बाद अब हमें इस ग्राफ पर -4 और -4 1 को दर्शाना है, यानी x पर -4 और y पर 1। तो x पर -4 आपको कहाँ है? यहाँ पर है, और y पर 1 यानी यहाँ पर, यानी ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? यह वाला बिंदु। यह जो बिंदु हुआ वह -4 और 1 को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा है 2 -3, यानी x पर 2 और y पर -3। ये 2 के सामने आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, लेकिन ग्राफ पेपर पर ये लाइन खींचे रहते हैं। ये 2 -3 बिंदु हो गया। और तीसरा है x पर -1 और y पर भी -1। x पर -1 यानी ये वाला बिंदु, y पर -1, ये इन दोनों को हम आमने सामने लाते हैं तो हमें ये बिंदु प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि तीनों जो है एक सीध में होंगे। अब स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे? इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जब आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाइएगा बिल्कुल ही सीधा होगा। और इन सभी बिंदुओं का हम नाम भी लिख लेंगे। जैसे ये पहला वाला बिंदु था, ये -4 और 1 था। ये दूसरा वाला बिंदु था 2 और -3 था। और तीसरा वाला जो बिंदु था वह ये दूसरा वाला बिंदु था 2 -3, और यह बिंदु -1 -1। अब हम लोग इस दूसरे समीकरण का रेखा खींचेंगे। तो 4 0 है, x पर 4 y पर 0, यानी यही बिंदु हो जाएगा सेम। इसको हम लिख देंगे 4 0। दूसरा 2 -3, x पर 2 y पर -3, यानी यही बिंदु है। और तीसरा है 6 -3, यानी x पर 6
यह वाला हुआ, और y पर 3, यानी यह ऊपर जा रहा है, ये 6 और y पर 3 यहाँ पर, यह बिंदु हो जाएगा 6, 3। अब हमें तीन बिंदु प्राप्त होगा। ये भी तीनों एक ही सीध में है, इन्हें भी हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। इन तीनों बिंदुओं का नाम, इसका नाम तो पहले ही लिखे हुए हैं, यह 4 0 हो गया, और ये वाला जो बिंदु था वह 6 3 है, 6 3। अब हम देख पा रहे हैं, और ये जो रेखा था ये पहले वाले समीकरण का आलेख है, यानी 2x + 3y + 5। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2x, यहाँ पर कहीं भी इसके सामने 2x + 3y + 5 = 0। उसी तरह यह रेखा जो है दूसरे वाला समीकरण का आलेख है, यानी 3x - 2y - 12। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3x - 2y - 12 = 0। अब हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर, यानी 2 और -3 पर काट रही है। इसका मतलब 2 - 3 इन दोनों ही रेखाओं का कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। और मैंने शुरू में ही बताया था, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही हल होता है। तो चूंकि दोनों रेखाएं दो -3 पर प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, अतः यह हल होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं कि x = अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है वह 2 है, और y का मान जो है वह -3 है। तो इस समीकरण का जो हल होगा वो x = 2 और y = -3 होगा। यहाँ पर एक और बात हम लोग को ऊपर लिख देना चाहिए। अगर हम 10 छोटे वर्ग को 1 इकाई माने हैं तो यहाँ पर हमें कोना में लिख देना चाहिए, यहाँ 10 छोटे वर्ग बराबर 1 इकाई। इस तरह से इस समीकरण का ग्राफीय विधि से हम लोगों ने हल कर लिया। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम लोग इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।